नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी प्रॉब्लम चाइल्ड। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए प्रॉब्लम चाइल्ड। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आलोक ने तस्वीरों वाली किताब से चेहरा ढक लिया। योजना यह थी कि जैसे ही गुड़िया किताब के लिए हाथ बढ़ाएगी, वह उसे लपक कर गोद में उठा लेगा। अपनी रानी बिटिया को देखे हुए पूरे 8 दिन हो गए थे। अब एक एक क्षण उसे भारी पड़ रहा था। लेकिन दरवाज़ा गुड़िया ने नहीं, उसकी माँ ने खोला। यह तो उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था। गुड़िया भला इतनी देर लगाती है? वह तो जैसे घंटी पर कान ही लगाए रहती है। निम्मो, जरा सामान देखना, मैं उन सज्जन को रवाना कर दूं, आलोक ने अपना बैग पकड़ाते हुए कहा। लेकिन वह जब ऑटो के पैसे देकर वापस आया, तब भी सूटकेस और बैग वहीं दरवाजे में पड़े हुए थे। वह तो टकराते टकराते बचा। निम्मो, जरा फर्स्ट क्लास चाय तो बनाना, मैं अभी नहा कर आया। वो डीजल गाड़ियों की घरघराहट से सर एकदम भन्नाने लगा है। कहते हुए आलोक ने अपना कोट उतारकर निरुपमा के कंधे पर टांगा और बाथरूम में घुस गया। नहाकर वह तौलिया लपेटे ही बाहर निकला। जानता था कपड़े तो बिस्तर पर ही रखे मिलेंगे, पर बेडरूम में पहुंचकर निराशा ही हाथ लगी। निम्मो, मेरे कपड़े, वह चिल्लाया। रैक पर रखे हैं। और कुर्ता पाजामा कहाँ है? अलमारी में देख लो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे चाय भी तो बनानी है। उसका मन खट्टा हो गया। 8 दिन के उबाऊ टूर के बाद यह स्वागत हो रहा है। बिटिया तो घर से नदारद ही है। उसकी माँ भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रही और इन्हीं लोगों के लिए वह खटता रहता है, जंगलों की खाक छानता फिरता है। चाय वहीं बेडरूम में ही आ गई, साथ में नाश्ता भी था, पर निरुपमा का मुंह वैसा ही सूजा हुआ था। बात क्या है निम्मो? उसने कप उठाते हुए पूछा। क्या थका हारा पति एक मुस्कान का भी हकदार नहीं है? तुम थके हारे हो तो क्या मैं यहाँ फूलों की सेज पर लेटी हुई थी? कोफ्त हो आई उसे। अजीब औरत है, जब देखो पारा चढ़ा ही रहता है। सीधे मुंह बात करना तो जैसे जानती ही नहीं। और वह साहबजादी, उसका तो पैर ही घर में नहीं टिकता है, बस मटर गश्ती करती रहती है। वह तो यात्रा के दौरान भी उसे नहीं भूलता। जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है ले लेता है। पर इन महारानी जी को बाप की परवाह भी है, बस खेलने से ही फुर्सत नहीं है। चाय से निबटकर उसने 8 दिन के अखबारों का गट्ठर उठाया और सोफे पर पसरते हुए पूछा, वो लक्ष्मी जी कहाँ हैं? कौन? वही तुम्हारी कन्या। गई होगी कहीं। उसका क्या एक ठिकाना है? उसके चाहे जितने भी ठौर ठिकाने हों, तुम्हें मालूम तो होने चाहिए। आखिर माँ हो तुम उसकी। हाँ, मैं माँ हूँ, इसीलिए मुझे ही सब खोज खबर रखनी चाहिए। तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। पढ़ाई करवाऊँ तो मैं, तैयार करूँ तो मैं, स्कूल छोड़ने जाऊँ तो मैं। तो तुम्हारा मतलब है अब मैं नौकरी छोड़कर बेबी सिटिंग शुरू कर दूं? अजीब अहमक हो। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी। तुम इसी तरह हमेशा मुझे जलील करते रहते हो, तभी तो वह मुझे घास नहीं डालती। एक बात नहीं सुनती है मेरी। कुछ कहने जाओ तो ये देखो। और निरुपमा ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया। आलोक ने देखा, कलाई पर दांतों के गोल गोल निशान थे। खून रिस रिस कर उन पर जम गया था। यह क्या हुआ? काटा है तुम्हारी लाडली ने। क्या बात करती हो? तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? निरुपमा ने कहा और इतनी देर से बंधी हुई रुलाई एकदम फूट पड़ी। आश्चर्य में डूबा आलोक उसका माथा सहलाता रहा। सिसकियों के बीच में उसने बताया कि इस बार टर्मिनल में गुड़िया बहुत पीछे रह गई है। रिपोर्ट बुक पर गंदे रिमार्क आए हैं, इसीलिए जरा सा डांट दिया तो बस। और निरुपमा फिर सिसकने लगी।
दर्द शायद इस अप्रत्याशित अपमान का ही ज़्यादा था। गुड़िया ने भी तो कमाल कर दिया। तभी महारानी जी मुँह छिपाकर कहीं दुबक गई हैं। इस पर कुछ लगाया? निरुपमा ने नामे सिर हिला दिया। कमाल करती हो, कम से कम डेटाल से तो धो लिया होता। चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, कहीं सेप्टिक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डॉक्टर से क्या कहेंगे? वो सब वहीं चलकर सोचेंगे। चलो तैयार हो जाओ। लेकिन घर से निकलने के बाद उसे खुद ही अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ जाते हुए शर्म आने लगी। वह दूर आनंद नगर तक चला गया और एक अच्छा सा बोर्ड देखकर गाड़ी रोक दी। डॉक्टर काफ़ी बुजुर्ग थे। बिना कुछ किए थोड़ी देर तक जख्म को देखते रहे। आलोक से प्रतीक्षा सहन नहीं हुई। उसने आखिर बता ही दिया। बच्ची ने काट लिया था। इट्स ऑल राइट, एक एटीएस लगा देते हैं फॉर सेफ्टी। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ड्रेसिंग भी की, फिर पर्चे पर गोलियां भी लिख कर दी। फीस देकर वे लोग चलने को ही थे कि डॉक्टर ने कहा, 1 मिनट रुकेंगे? वे लोग रुक गए। अपने इलाज की फ़ीस तो मुझे मिल गई, पर एक सलाह मैं आपको मुफ्त में दूंगा। मेरा विश्वास है कि मेरी बुजुर्गी का लिहाज करके आप सुन लेंगे। उन्होंने एक बार दोनों को भरपूर नज़र से देखा, फिर बोले, देखिए, बच्चा कभी इतनी बुरी तरह से रिटेलिएट नहीं करता अनलेस ही इज़ हर्ट बैडली एंड डीपली। लेट इट नॉट हैपन अगेन। शर्म के मारे दोनों से सिर उठाते नहीं बना। वे उसी तरह सिर झुकाए दुकान से बाहर आ गए। धन्यवाद कहने तक का उनमें हौसला न रहा। पूरे रास्ते दोनों खामोश बने रहे। घर में पांव देते ही निरुपमा ने अपना गुबार उतारा। अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले गए तुम मुझे। बसंती आकर लौट गई है, अब बैठकर बर्तन घिसने होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे निकाल लो या फिर मैं अभी खाना होटल से ले आता हूँ। ज़रूर ले आओ, पैसे पेड़ पर ही तो फलते हैं। 50 रुपये उस बुढ़ाऊ ने झटक लिए। हर बार पैसे की बात क्यों ले आती हो? मैं तो तुम्हारा ख्याल करके ही कह रहा था। हाथ में वैसे ही तकलीफ़ है। पति की व्यग्रता देखकर निरुपमा भी तरल हो आई। अरे ऐसा बनाना ही क्या है, तुम्हारे लिए 4 फुलके उतार लूँगी बस। सुबह का सारा खाना वैसा ही पड़ा है। क्यों? कहते हुए आलोक ने पहली बार डाइनिंग टेबल की ओर देखा। सचमुच खाना सब वैसा ही रखा हुआ था। 2 परसी हुई थालियां भी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने पास जाकर देखा, गोभी आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी, मटर पुलाव और नमकीन पूरियाँ। वाह, यह तो गुड़िया की फरमाइशी डिशेस थीं। पापा टूर पर होते हैं तो खाना गुड़िया की पसंद का ही बनता है, और ऐसा मनपसंद खाना अनछुआ कैसे रह गया? क्या लड़की दोपहर से ही गायब है? निरुपमा, वह गुर्राया। गुस्से में होता है तो पूरा नाम लेकर ही बुलाता है। निरुपमा ने सशंक नेत्रों से उसकी ओर देखा। तुम्हें सिर्फ बसंती की पड़ी है? ज़रा अपनी लाडली के बारे में भी तो सोचो। ऐसा तो नहीं कि हमारे पीछे आई हो और ताला देखकर लौट गई हो। देखती हूँ, शायद पड़ोस में बैठी हो। नहीं, पड़ोस में होती तो मुझे देखकर दौड़ी चली आती। मैं ज़रा सामने वाले ब्लॉक तक पहुँच कर आता हूँ। पर उप्पल के यहाँ मत जाना। कल को मिसेज उप्पल सबको कहती फिरेंगी कि इन्हें अपनी बच्ची का भी होश नहीं है। कहने को तो वो यह भी कह सकती हैं कि लड़की सारी शाम हमारे यहाँ बैठी रही और कोई पूछने भी नहीं आया। तुम भी पता नहीं किस किस बात का प्रेस्टीज इश्यू बना लेती हो। अच्छा, अब तुम भाषण मत दो, मैं पड़ोस के विशु को भेज रही हूँ। वैसे भी बच्चे इतनी देर बाहर खेलते अच्छे नहीं लगते। दिया बाती से पहले घर आ जाना चाहिए। ये भाषण भी अपनी लाडली को ही सुनाना, मुझे तो वह कुछ गिनती ही नहीं। आलोक फिर चुप हो गया। कुछ देर तक घर में एक सन्नाटा सा छा गया। केवल किचन से खटर पटर की आवाज़ें आती रहीं। उन्हीं की ताल पर आलोक सोचता रहा, पता नहीं कहाँ क्या कमी रह जाती है कि गुड़िया धीरे धीरे एक प्रॉब्लम चाइल्ड बनती जा रही है। और गुड़िया ही क्यों, उसके भाइयों के, बहन के सभी बच्चे इसी तरह समस्या बनते जा रहे हैं। बड़ी माँ तो अक्सर कहती भी हैं,
धन्य हो तुम लोग और तुम्हारे ये बच्चे। हमारे अगर ऐसे होते तो हम तो सचमुच पागल हो जाते। एक एक दो दो हैं तो निभ भी रहा है। उसे अपना बचपन याद हो आया। सच, कितने बच्चे थे घर में। माँ के 5, बड़ी माँ के 7। बुआ लोग आती तो उनके भी जुड़ जाते, पर कहीं कोई बवाल नहीं होता था। माँ बड़ी लड़कियों को साथ लेकर खाना बना देती। बड़ी माँ सबको अपने सामने गोलाकार पंक्ति में बिठाकर खिला देती। तीज त्योहार छोड़कर रोज तो वही मेनू रहता। दाल भात सब्जी रोटी, अचार की एकाध फाँक साथ में। नाश्ते का तो कोई झंझट ही नहीं था। सुबह का स्कूल हुआ तो रात की रोटी दूध में मिड़कर खा ली। दोपहर का स्कूल हुआ तो स्कूल से लौटकर सुबह की सब्जी रोटी खा ली। माँ को फुर्सत हुई तो उसी रोटी को तवे पर घी डालकर करारा सेंक देती थी। कपड़े साल में 2 बार बनते थे या फिर किसी की शादी पर। फालतू लाड़ दुलार के लिए ना किसी के पास समय था, ना वैसा रिवाज ही था। फिर भी कभी किसी बच्चे ने माँ को इस बुरी तरह से काटा हो, ऐसा नहीं सुना गया। काटना तो बहुत दूर की बात है, बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने तक का ताव न था। अब तो इतनी सुख सुविधा है, इसके बावजूद भी सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया है। घड़ी ने 7 बजाए तो उसने आदत के अनुसार प्रादेशिक समाचारों के लिए रेडियो खोला, फिर तुरंत ही बंद कर दिया। एक बार टीवी लगाकर देखा पर मज़ा नहीं आया। वह उठकर चहलकदमी करने लगा। तभी एहसास हुआ कि घर में एकदम सन्नाटा है। अब तो किचन से भी आवाज़ें नहीं आ रही थी, पर हाँ, कहीं से दबी दबी सी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। उसने पर्दा हटाकर देखा। डाइनिंग टेबल का नज़ारा बदला हुआ था। सुबह की थालियाँ उठ गई थीं, खाना नए सिरे से लगा दिया गया था और सजी संवरी मेज पर सिर रखकर निरुपमा सिसक रही थी। निम्मो, उसने अपनी पत्नी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए पुकारा। कितनी ललक से मैंने दोपहर का खाना बनाया था, उसने सुबकते हुए कहा, पर लड़की ने एक और भी मुंह में नहीं लिया। सुबह दूध के साथ 2 बिस्किट खाए थे, उसी पर चल रही है। पता नहीं स्कूल में टिफ़िन भी खाया था या नहीं। हफ्ते में 3 दिन तो अनछुआ ही वापस आ जाता है। इन्हें खाने की भी सुध नहीं रहती। आलोक को इस बात पर गुस्सा आया कि इन्हें सिर्फ गुड़िया का रिपोर्ट कार्ड देखने की जल्दी थी। टिफ़िन से इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह जब्त कर गया। निरुपमा को और रुलाने का उसका मन नहीं था। एक कुर्सी खींचकर वह उसके पास बैठ गया और मुलायम स्वर में बोला, निम्मो, सच सच बताओ कि क्या हुआ था। बताया तो था। नहीं, पूरा सच बताओ। वह कोई पागल नहीं है कि ऐसे काटेगी। कुछ तो हुआ होगा। मैंने उसकी थाली खींच ली थी। क्यों? वह मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। क्या बात करती हो? वह भला ऐसा क्यों करेगी? डांट दिया था ना मैंने। पर क्यों? उसका रिपोर्ट कार्ड देखो तब पता चलेगा। तब तुम भी अपने को रोक नहीं पाओगे। पर यह काम खाने के बाद भी तो किया जा सकता था। खाने के बाद वह रुकती है घर में? 1 मिनट को तो उसका पाँव घर में ठहरता नहीं है। स्कूल का काम ही मैं कैसे करवाती हूँ, यह बस मेरा भगवान ही जानता है। वह घर से इस तरह भागी भागी क्यों फिरती है, जानती हो? तुम्हारा 8 पहर का टोकना उसे रास नहीं आता। चिढ़ जाती है वह। मुझे कोई शौक है चिल्लाने का? और कौन से माँ बाप हैं जो बच्चों को नहीं डांटते? कभी कभार घर में रहा करो तो पता चलेगा कि कितना सिर खपाना पड़ता है। तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं में थोड़ी ढील दे दो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पर यह बात कभी तुम्हारी समझ में आती ही नहीं है। भाई, बच्चा भी तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पढ़ेगा। बुद्धि कोई ऊपर से तो थोपी नहीं जाती। आखिर विद्या बुद्धि भी तो उसने हमसे ही विरासत में पाई है। तुम्हारी तो मैं नहीं जानता, पर मैं तो कभी टॉपर नहीं रहा। हमेशा 2nd डिवीज़न में ही पास होता रहा हूँ। लेकिन तुम्हें हमें इतना अच्छा स्कूल भी तो नहीं मिला। ना हमारे ज़माने में ऐसे स्कूल थे, ना हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा था।
इनके भाग्य से सब जुट गया है तो इन्हें कद्र नहीं है। सच कहती हूँ, हर महीने फीस जमा करते हुए कलेजे में आग लग जाती है। लूटते हैं बस। महंगे स्कूल में पढ़ने की जिद उसने तो नहीं की थी निम्मो। यह तो हमारा हक था, हमारा शौक़ है। हमें जो नहीं मिला वह हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अपनी अतृप्त आकांक्षाओं का बोझ हम बच्ची। अब तुमने फिर भाषणबाजी शुरू कर दी। अच्छा रहने दो, पर सीधी सादी भाषा में एक बात कहूँ, स्कूल कितना भी महंगा हो, क्लास के सब बच्चे तो फर्स्ट नहीं आ सकते। फर्स्ट तो एक ही आएगा। फर्स्ट ना सही पर 35th, ये भी कोई रैंक होती है। छी, मुझे तो किसी को बताते हुए भी शर्म आएगी। तो तुम्हारा गुस्सा शायद इसीलिए है कि अब तुम्हें अपनी सहेलियों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। उनकी तरह तुम डींग नहीं हाँक सकोगी। ज़रूर तुमने कपूर के बॉबी या मेहता की सुमन का जिक्र किया होगा, तभी तो वह इतना चिढ़ गई होगी। निरुपमा का चेहरा फिर तमतमाने लगा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आलोक ने लपक कर दरवाज़ा खोला, पर अफसोस सामने वाजपेयी जी की उर्मिला खड़ी थी। उसे देखकर ही याद आया कि आज बुधवार है और 8 बजने ही वाले हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आलोक ने बेमन से नमस्कार किया। आज आपको दरवाज़ा खोलना पड़ा। गुड़िया कहाँ है? पढ़ रही है क्या? सहेली के यहाँ बर्थडे पार्टी में गई है। आलोक अवाक रह गया। निरुपमा ने कितनी जल्दी और कितने सहज भाव से उत्तर गढ़ लिया था। काश यही सब होता। वैसे उर्मिला को सच झूठ से कोई सरोकार नहीं था। उसने तो मात्र औपचारिकता बरती थी। उसे तो चित्रहार से मतलब था। आंधी हो या तूफान, वह चित्रहार देखने ज़रूर आती है। शुक्रवार बुधवार उसका आना नियम सा हो गया था, पर इससे पहले कभी इतना अखरा नहीं था। टीवी पर विज्ञापन आने शुरू हो गए थे। आलोक के कान दरवाजे पर लग गए। कहीं भी खेलती रहे लड़की, विज्ञापन के समय उसका घर में आना निश्चित था। इसी विश्वास के बल पर वह इतनी देर से अपने को रोके हुए था। उसकी प्रतीक्षा करते हुए वह मन ही मन अपना पार्ट दोहरा रहा था। क्या करेगा वह? पहले डांटेगा या प्यार करेगा? पहली डांट रिजल्ट के लिए होगी या बदतमीजी के लिए? सजा के तौर पर वह खिलौने आज नहीं देगा। तस्वीरों वाली किताब तो वह देख ही लेगी सामने जो पड़ी है, या उसे भी छुपा देना ठीक होगा। खैर, यह सब तो बाद में सोचा जाएगा। सबसे पहले तो वह उसे जी भर कर विज्ञापन देखने देगा। लड़की जैसे जान छिड़कती है उस पर। उसकी तो जैसे समाधि लग जाती है, पलक तक नहीं झपकाती। स्कूल से उपहार स्वरूप मिली जुओं के निष्कासन के लिए निरुपमा को यह समय उपयुक्त लगता है। लड़की जगह से हिलती भी नहीं है। जैसे ही पहला गाना समाप्त हुआ, आलोक का धीरज जवाब दे गया। उसने स्कूटर की चाबी उठाई और चप्पल पहनकर बाहर आ गया। निरुपमा भी उसके पीछे पीछे भागी आई। कहाँ जा रहे हो? कहीं तो जाना पड़ेगा। तुम्हारा विशु तो अभी तक कोई समाचार नहीं लाया। मैं देखती हूँ जाकर कि वह गया भी था कहीं या नहीं। रहने दो, अब तो मैं जा रहा हूँ। बस अब तुम घर में बैठकर यही मनाओ कि वह कॉलोनी में ही किसी के घर में बैठी हो। कहीं सड़क पर निकल गई होगी तो भगवान ही मालिक है। कैसा तो ट्रैफिक रहता है वहाँ। प्लीज़। निरुपमा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अब कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। तुम्हारे दिमाग के बारे में तो अब मुझे भी कोई शक नहीं रह गया है। लड़की कैसी मना स्थिति में बाहर गई है, इसका भी तुम्हें होश नहीं है। मुंह फुलाकर घर में बैठी नहीं। निरुपमा को सुबकता हुआ छोड़कर उसने स्कूटर स्टार्ट कर दिया। पहले तो पार्क तक छोटा सा चक्कर लगाकर देख लिया, शायद डर के मारे कहीं दुबक कर बैठी हो, पर वहाँ एकदम सन्नाटा था। फिर उसने परिचितों के, गुड़िया के दोस्तों के दरवाजे खटखटाना शुरू किए। 4-5 लोगों का चित्रहार खराब करने के बाद एक जगह सुराग मिला। वर्मा जी की पिंकी ने बताया, हमसे तो अंकल आज वह कुट्टी हो गई थी। पार्क में भी पूनम के साथ खेलती रही। पूनम कौन? कहाँ रहती है? उसने अधीर होकर पूछा।
वो उधर बड़ा सा पीला मकान है ना, गुलमोहर का पेड़ भी है। पिंकी अता पता बताने की कोशिश करने लगी तो वर्मा जी ने मदद की। अरे चतुर्वेदी एडवोकेट, बीड़ा नर्सिंग होम के सामने। थैंक यू सर, मैं समझ गया। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। पर वो क्या है कि पार्क से अब तक घर नहीं लौटी तो चिंता तो हो ही जाती है। बट नेचुरल, उन्होंने कहा। उन्हें फिर एक बार धन्यवाद देकर वह सड़क पर आ गया। लोगों को धन्यवाद दे देकर और सॉरी टू डिस्टर्ब यू कहकर उसकी जुबान दुखाई थी। अब चतुर्वेदी जी के यहाँ जाकर फिर वही सब दोहराना पड़ेगा। ईश्वर करे वह उसका अंतिम पड़ाव हो। अगर गुड़िया वहाँ भी ना हुई तो? उसे निरुपमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी अजीब परिस्थिति में डाल दिया है उसे। खुद तो घर बैठी बिसूर रही है, लोगों की सवालियां निगाहें झेलनी पड़ रही हैं आलोक को। चतुर्वेदी जी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। आते जाते कई बार बोर्ड देखा था। उनके घर के सामने पहुंचकर उसने एक गहरी सांस भरी। अब तक जहां भी गया था वे जाने पहचाने चेहरे थे, पर नई जगह जाकर क्या कहेगा, कैसे अपना परिचय देगा। जी मैं गुड़िया का। नहीं, गुड़िया कहने से तो वह नाराज़ हो जाती है। बच्चे बाद में चिढ़ाते जो हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं मोनिका का पिता हूँ, आलोक शर्मा। दरअसल हमें अभी पता चला है कि आपकी बेबी के साथ मेरी बेटी पार्क में खेल रही थी। क्या वह उसके साथ यहाँ आई है? क्या आप बता सकते हैं वह कहाँ गई है? अपने संवादों की मन ही मन रिहर्सल करते हुए उसने धीरे से गेट खोला। इसके बाद उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। दो नन्हे नन्हे हाथों ने उसे भींच लिया। उसने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। गुड़िया ही थी वह। उसके स्कूटर की आवाज़ पहचान कर दौड़ी चली आई थी। उसने देखा वह स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। आलोक समझ गया, पहली झड़प तो इसी बात पर हुई होगी। स्कूल से लौटते हुए भूख से बेहाल हो जाती है लड़की। कपड़े बदलना, जूता बस्ता ठिकाने पर रखना, हाथ मुंह धोना, सब उसे पहाड़ सा लगने लगता है। पर निरुपमा कभी रियायत नहीं देती। फिर कभी कभी वह भी जिद पर आ जाती है। माँ की लड़की जो ठहरी। गुड़िया का इस तरह सामने आ जाना इतना अप्रत्याशित था कि राहत का एहसास करने में भी कुछ वक्त लगा। फिर तो जैसे खुशी का ज्वार उमड़ पड़ा। उसे बार बार चूमते हुए वह कहने लगा, कहाँ रह गई थी मेरी रानी? पता है मम्मी कितनी परेशान हो रही हैं। तुम्हें पता नहीं था कि आज पापा आने वाले हैं? और पापा को अगर अपनी गुड़िया न मिले तो कितना बुरा लगता है। चलो अब जल्दी घर चलो, मम्मी बेचारी रो रो कर हलकान हुई जा रही हैं। दादी माँ मैं जाऊँ? गुड़िया ने कहा तो उसे होश आया कि वह दूसरों के दरवाजे पर खड़ा है और शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। उसने देखा एक बुजुर्ग सी महिला दरवाजे पर खड़ी थी। अगल बगल दो नन्हे भाई बहन भी थे जो कौतूहल से आलोक को देख रहे थे। पूनम, ये मेरे पापा हैं, गुड़िया ने हुलस कर कहा। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। बच्चों की दादी अब नीचे उतर आई थी। मैं तो परेशान हो रही थी कि इसे घर कैसे भिजवाऊं। मुझे तो रात में ठीक से नज़र भी नहीं आता। बहू और बेटा दोनों एक शादी में गए हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। अब इतनी बुजुर्ग महिला को वह धन्यवाद भी क्या दे। विनम्र स्वर में बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल आंटी, हमें पता ही नहीं था कि वह यहाँ होगी। हम तो पास पड़ोस में ही ढूंढ रहे थे। वो तो अभी किसी ने बताया तो मालूम हुआ। इसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, यह तो बड़ी प्यारी बच्ची है। बस तीनों मिलकर मज़े से कहानी सुनते रहे। वाह, फिर तो गुड़िया को खूब मज़ा आया होगा। अच्छा बेटे, अब दादी को प्रणाम करो, अपने दोस्तों को टाटा करो। पूनम बेटे, भैया को लेकर कभी हमारे यहाँ भी आना। सारी औपचारिकताएं पूरी करके वह बाहर आया। गुड़िया को गोद से उतारकर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि लगा पीछे कोई खड़ा है। देखा बच्चों की दादी ही थी। एक बात कहनी है बेटे। आलोक ने सांस रोक ली। निरुपमा ने आज अच्छा तमाशा बनाया है।
शाम को डॉक्टर साहब ने डोज पिलाया था। अब यह नितांत अपरिचित महिला भी उपदेश देने वाली हैं। वह अदब के साथ खड़ा हो गया, पर उन्होंने बस इतना ही कहा, देखो बेटा, घर पर जाकर डांट डपट मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही उसे रोक लिया था, अकेले भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी। लड़की पहले से ही डरी हुई है, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम बुरा मत मानना बेटा, पर एक बात ध्यान में रखो, बच्चों पर माँ बाप का रौब तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो, पर उनके मन में दहशत नहीं होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे ठीक से पनपते नहीं हैं। आलोक ने राहत की सांस ली। चलो, सस्ते में जान छूटी। इतनी सी बात तो वह झेल सकता है, पर कहीं अगर वे पूरी बात जान पाती तो तब तो अच्छा खासा प्रवचन सुनना पड़ता। हेडलाइट की रोशनी से उसने दूर से ही देख लिया था। निरुपमा बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उन लोगों के पहुंचते ही वह दौड़ी चली आई। गुड़िया को उठाकर उसने छाती में भींच लिया, उस पर चुंबनों की बौछार कर दी, साथ में रोती भी जा रही थी। कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची तू? मम्मी को कितना इंतजार करवाया, मम्मी से रूठ कर गई थी तू। ऐसे भी रूठता है कोई? मम्मी कितना रोई है पता है? गुड़िया बड़े मज़े से माँ की गलबैयाँ देकर प्यार की उस फुहार में भीग रही थी। उसी समय पास पड़ोस के घरों में संगीत की परिचित धुन सुनाई दी। शायद दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हो गए थे। गुड़िया माँ की गोद से सर्र से नीचे उतरी और तीर की तरह भीतर चली गई। ओ माँ! निरुपमा ने जोर से सिसकारी भरी। उतरने की हड़बड़ी में शायद गुड़िया ने उसका जख्मी हाथ दुखा दिया था। देखा कैसी दुष्ट है, यहाँ तो हम रो रो कर बेहाल हुए जा रहे हैं और उसे टीवी की पड़ी है। टेक इट इजी डार्लिंग, आलोक ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा। सच तो यह था कि वह बेहद थक गया था। अब और नाटक झेलने की ताकत उसमें नहीं थी। गुड़िया टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई थी। ट्यूबलाइट के उजले प्रकाश में निरुपमा ने देखा तो चीख उठी, हाय मैं मर जाऊं, तू क्या ऐसी भूतनी सी चतुर्वेदियों के यहाँ गई थी? तुम्हें किसने बताया? आलोक ने पूछा। वर्मा जी का सुनील आया था, कह रहा था पापा ने भेजा है ताकि आप फिक्र ना करें। इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ हिम। पर इसे तो देखो, रिलैक्स निम्मो, चतुर्वेदी जी कोई तोप नहीं है, उनके भी बच्चे हैं, वे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मिसेस चतुर्वेदी घर पर नहीं थी, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अब फटाफट खाना लगाओ, भूख से दम निकला जा रहा है। बस अभी गरम करके ला रही हूँ, तब तक इससे कहो कपड़े बदल ले। बदल लेगी भाई, और एक दिन नहीं बदले गए तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। गुड़िया रानी, विज्ञापन खत्म होते ही तुम उठोगी और वॉश बेसिन पर जाओगी। कपड़े नहीं बदलोगी तो चलेगा, पर हाथ तो धोने पड़ेंगे। गंदे हाथों से कोई खाना थोड़े ही खाता है। पापा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों बेटा? इस तरह भी रूठता है कोई? मैंने है ना पूनम के यहाँ खा लिया था। क्या? निरुपमा इतनी जोर से चीखी कि लड़की बेचारी सहम गई। रुआंसे स्वर में बोली, मैंने तो मना किया था, पर दादी बोली बड़ों का कहना मानते हैं, जिद नहीं करते, फिर मैंने खा लिया। बेचारी, बड़ों का कहना ना मानती तो क्या करती? भूख से आते जो कुलबुला रही होंगी। आलोक का जी भर आया, पर निरुपमा ने तो जैसे तूफान मचा रखा था। यहाँ हम सुबह से हलकान हो रहे हैं, अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं दिया, तब से बैठे बस भगवान को मना रहे हैं, और इस महारानी को देखो। अब बस भी करो, आलोक जोर से गुर्राया। तब जाकर उसका भुनभुनाना बंद हुआ। उसने खा लिया तो ठीक है, पर अब मेरे पेट में भी तो कुछ डालो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं 56 भोग खा कर बैठी हूँ। आलोक ने उत्तर नहीं दिया। अब किस किस बात का जवाब दे वह? खाना खाते समय भी वह चुप ही था।
4-5 कौर चुपचाप निगलने के बाद एकाएक निरुपमा बोली, सुनो, सुनाओ। उसने सचमुच खा तो लिया होगा ना? बच्चे झूठ नहीं बोलते। नहीं, मेरा मतलब है वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिला हो। देखो निरुपमा, उनके यहाँ भी बच्चे हैं और इसी एज ग्रुप के हैं, इसलिए खाना भी बच्चों के लायक ही बना होगा। भूखी होती तो अपने साथ खा ना लेती। खैर, भूखी क्यों रहेगी? वहाँ तो खा ही लिया होगा। वहाँ नखरे उठाने वाला था ही कौन? यहाँ तो मम्मी बैठी हैं ना। मम्मी को तंग करने की तो जैसे उसने कसम खा रखी है। निम्मो, तुम भी कमाल की चीज़ हो। भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है। क्या हुआ? सोचता हूँ तुम पर एक थीसिस लिख डालूं। पिछले साल रेवती बीएड के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड की एक फाइल तैयार कर रही थी, याद है? खूब याद है। तुमने कहा था कि एक प्रॉब्लम चाइल्ड तो अपने घर में ही मौजूद है। निरुपमा ने मुंह फुलाकर कहा। उसका गुस्सा अब तक ताज़ा था। अरे वह तो यूं ही मजाक किया था, पर अब एक बात सीरियसली सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लमेटिक मदर्स पर रिसर्च कर डालूं। सच, तुमसे अच्छा नमूना तो मिल ही नहीं सकता। निरुपमा ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। वह उसी तरह शरारती मुस्कान फेंकता हुआ हाथ धोने चला गया। लौट कर देखा, गुड़िया सोफे पर ही लुढ़क गई है। अरे यह तो सो गई। कौन सी नई बात है? सुनो, मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ, तुम उसे ले आओ। यह भी रोज का कार्यक्रम था। गुड़िया को सुलाकर आलोक भी एक पत्रिका लेकर बगल में लेट गया। निरुपमा ने धीरे से गुड़िया के बालों से क्लिप निकाले, हौले से जूते और मोजे उतारे, फिर बड़ी तरकीब से दिन भर का बासी और मुचड़ा हुआ यूनिफॉर्म उतारा। गुड़िया नींद में कुनमुनाती रही, फिर सो गई। इसके बाद निरुपमा क्रीम ले आई और गुड़िया के चेहरे पर, हाथ पैरों पर मलती रही। फिर उंगलियों के पोरों को तेल में डुबोकर वह उसके बाल सहलाती रही। सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद उसने धीरे से उसका माथा चूम लिया। आलोक को पता ही नहीं चला कि पत्रिका कब उसके हाथ से फिसल गई। वह तो मंत्रमुग्ध की तरह माँ बेटी को देखे जा रहा था। निम्मो, उसने भावुक होकर कहा, इस प्यार का चौथा हिस्सा भी तुम इसे जागते में दे सकोगी तो इसकी काया पलट कर दोगी। तुम्हें खुद विश्वास नहीं आएगा कि यही तुम्हारी गुड़िया है जो रात दिन तुम्हें तंग किए रहती थी। निरुपमा ने एक बार पति की ओर देखा और सपाट स्वर में बोली, वो प्यार वार तो ठीक है, पर होमवर्क का तो आज कुंडा ही हो गया ना। सुबह देखो स्कूल जाते समय कैसा महाभारत मचेगा, और कल नहीं गई तो मुझे झक मारकर अड़ोस पड़ोस में कॉपी मांगने जाना पड़ेगा, नहीं तो परसों का होमवर्क भी गोल हो जाएगा। आलोक सिर पकड़कर बैठ गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।